जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें एक बार और फिर अपना सेशन स्टार्ट होता है आज का। रोज रात्रि 9 बजे हिंदी साहित्य का सेशन होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, टीजीटी की कर रहे हैं, एचपी टेट की कर रहे हैं, उत्तराखंड टेट की कर रहे हैं या फिर पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस में रोज रात्रि 9 बजे आपको देखना है। दोस्तों क्लास देखना ना भूलें, है ना। बिल्कुल एकदम फटाफट और अनोखी ट्रैक के साथ हम रोज पढ़ते हैं। और जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर से आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड जरूर करना है। जितने लोग भी देख रहे हैं प्ले स्टोर में अभी सर्च करो सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, तो ऐप जरूर डाउनलोड करें। जितने लोग भी, जिनने अभी नहीं किया है जल्दी से कर लें। और गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है, गीतिका बताना है। आज का सेशन स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना है। नरेंद्र जी, विजय, नरेश, लोहन जी, गीतिका के रचनाकार हमें बताना है। और आप सभी के उत्तर फटाफट से आनी चाहिए कि सर गीतिका की अगर बात करते हो तो गीतिका, और हम गीत ऐसे गाते हैं, हम गीत कैसे गाते हैं, बोले हम गीत तो निराले गाते हैं, हम गीत तो निराले गाते हैं। तो गीतिका के रचनाकार भी कौन होंगे, निराला होंगे, निराला। यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मीना सिंह जी, सी नंबर सही हो जाएगा। निराला का जन्म कहां हुआ था? निराला जी दोस्तों महाप्राण ने कहा जाता था। छायावाद के चार आधार स्तंभों में गिना जाता था निराला जी को। निराला जी का जन्म कहां हुआ था ये आपको बताना है। और बोले सर मैं पढ़ लिख करके क्या बन जाऊं, शिक्षक बन जाऊं और ऐसा निराला बंगला बनवाऊंगा, ऐसा निराला बंगला बनवाऊंगा कि सब लोग देखेंगे। कैसा बंगला बनवाऊंगा? निराला बंगला बनवाऊंगा। तो निराला का जन्म कहां होगा, कहां होगा, उड़ीसा में कि बंगाल में? जल्दी से उत्तर आपको ही चयन करना है। बोले सर निराला बंगला बनवाना है हमें, बंगला, तो निराला का जन्म होगा बंगाल में। कहां पर होगा? बंगाल में। उड़ीसा नहीं बोलना, बंगाल ही बोलना है। स्वतंत्रतावादी विचारधारा के कवि निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को महिषादल राज्य मेदिनीपुर बंगाल नामक ग्राम में हुआ था। और दोस्तों ये इनका जो है, इनमें डाउट है, बहुत सारे विद्वान अलग अलग मानते हैं, कोई 96 मानता है, कोई और मानता है ना। इनका पैतृक गृह उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी तथा पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। और 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज जिसे कहा जाता है, इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो निराला के बारे में हमने पढ़ लिया कि सर हम गीत निराले गाते हैं, है ना, और हमें बंगला भी बनवाना है तो निराला बनवाना है। निराला, तो निराला का जन्म भी कहां होगा? बंगाल में, बंगाल में। अब आपको बताना है दोस्तों कि साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद का, निराला का, हरिऔध का या फिर दिनकर का? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? ये 50 का औसत बताना है दोस्तों। और मैं एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो व्यक्ति सबसे निराले होते हैं उन्हीं का विरोध होता है। जो व्यक्ति सबसे निराला काम करते हैं, सबसे निराले होते हैं, उनका क्या होता है? विरोध होता है। क्या होता है? विरोध होता है। तो किसका विरोध हुआ होगा? आपने बताया कि सर निराला जी का हुआ था, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि ये निराले थे, सबसे अलग काम करते थे। प्रथम छंद मुक्त रचना लिख दी इन्होंने, जूही की कली, है ना। कई लोगों को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये छंद मुक्त रचना भी है ना। निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही नहीं, परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहन करना पड़ा, है ना, वरन कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध हुआ है दोस्तों। इनकी परिस्थितियां भी ऐसी थी कि इन्हें परिस्थितियों का भी तीव्र विरोध सहन करना पड़ा और साथ ही कवि के रूप में भी इनका प्रबल विरोध भी हुआ है ना। इसका प्रधान कारण तो उनकी मौलिकता है, जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। 1916 में जूही की कली का प्रकाशन उस युग के साहित्य चेताओं के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया और उसमें व्यक्त प्रणय केली के चित्र और मुक्त छंद का शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे। किंतु निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की। उनके काम में आरंभ से ही विविधता के दर्शन
होते हैं, इसलिए ये कैसे कवि थे, सबसे निराले कवि थे दोस्तों। और निम्न पंक्तियां आपको बताना है कि प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। इसके बताना है 51 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये कहां से ली गई है पंक्ति, ये पंक्ति बतानी है कि प्रतिबल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं मयंक जी, ये भी आपको बतानी है कहां से ली गई है। कमला ठाकुर, प्रश्न क्रमांक 51 का। और जिस भी साथी ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड जरूर कर लेंगे, है ना। और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, ये राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा से ली गई है दोस्तों। अब इसको कैसे याद रखना है, तो इसके हमें वास्तविक अर्थ पर नहीं जाना है। यहां पर देख लो, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, अगर आप राम की शक्ति पूजा करते हो, राम की शक्ति पूजा, राम की पूजा करते हो, तो आपकी जिंदगी प्रतिपल परिवर्तित होती रहेगी, प्रतिपल परिवर्तित होती रहेगी। शब्द को पकड़ना है, प्रतिपल परिवर्तित होगी मेरी जिंदगी, है ना। तो आपको क्या करना है, राम की शक्ति पूजा करना है। शक्ति पूजा सभी लोग करेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। आप लोग कहते ना कि सर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मेरे सुख के दिन कब आएंगे, तो राम की शक्ति पूजा करो, है ना। उपर्युक्त पंक्तियां निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से अवतरित है। इसमें कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया। राम धर्म के प्रतीक हैं और रावण अधर्म का। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 ईस्वी में मानी जाती है। और निराला की लंबी रचना देखो, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, ठीक है। इनको भी आपको, हाँ बिल्कुल सही, अश्लीलता का आरोप लगाया था उन्होंने, ये आपको याद रख लेना है कि राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, कल्पना जी वेरी गुड, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, इनकी लंबी रचनाएं मानी जाती हैं। और इन्हीं में से पूछ ली जाती है एक रचना कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो बोले सर राम की शक्ति की पूजा तो निराले व्यक्ति करते हैं, है ना। सरोज स्मृति संसार का दोस्तों ये शोक गीत माना जाता है, सबसे शोक गीत माना जाता है। बादल राग, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, इन रचनाओं को आपको याद रखना है। निराला के उपन्यास कौन कौन से हैं, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, है ना, उच्छृंखलता, है ना, काले कारनामे, पुराण और महाभारत, ये आपको देख लेना है निराला जी के दोस्तों उपन्यास, इनको याद करेंगे। अलका, अप्सरा भी आता है, अप्सरा, अलका भी, प्रभावती, निरुपमा, इनको सभी लोग याद करेंगे, ठीक है। उच्च श्रृंखलता और काले कारनामे, पुराण और महाभारत, इनको याद रखना, ठीक है। निराला के निबंध संग्रह देखो, प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, बंग भाषा का उच्चारण, प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संघर्ष आदि, ठीक है। निराला के अनुवाद हैं तो कौन से हैं, आनंद मठ, आनंद मठ, विश्व विवर्ष, कृष्णकांत का बिल, है ना, और कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज रानी, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर रजनी, श्री राम कृष्ण, बचनाव्रत। तो इनको एक बार आप जरूर पढ़ें, इनको पढ़ लें। बोले सर इतनी सारी याद नहीं होती, हो जाएंगी, पढ़ें तो आप एक बार, शुरुआत तो करें पढ़ने की। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है। अभी हमने लंबी कविता पढ़ी थी जिनमें बादल राग भी पढ़ा था, सरोज स्मृति भी पढ़ा था, है ना, राम की शक्ति पूजा भी पढ़ा था। तो अब आपको बताना है कि जो लंबी कविता नहीं है वो कौन सी नहीं है। क्वेश्चन भी इसी प्रकार से पूछा जाता है। 52 का आंसर बताना है और 52 का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि लंबी कविता नहीं है तो वो नहीं है भिक्षुक। कौन सी नहीं है, भिक्षुक नहीं है, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। बाकी सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, ये लंबी कविताएं मानी जाती हैं। निराला की बादल राग कविता का संबंध है तो किससे है दोस्तों, बादल राग। अब एक चीज बताना कि जो बादल होता है ये कैसा होता है, प्रकृति प्रदत्त होता है कि मानव ने निर्मित कर दिया, कृत्रिम होता है या प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति प्रदत्त होता है। तो बादल, बोले सर बादल तो प्रकृति प्रदत्त है, तो ये बादल राग कविता का संबंध किससे होगा, प्रगतिवादी चेतना से होगा, छायावादी सौंदर्य से होगा या प्रकृति के सौंदर्य से होगा, किससे होगा बादल राग का।
बादल राग का आपको चयन करना है। राजेश मौर्य जी, रीता पटेल जी, 53 का आंसर आपका। बोले सर निराला की बादल राग की अगर आप बात करते हो तो ये आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, प्रकृति के सौंदर्य से इसका संबंध है, यानी डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, निराला की बादल राग परिमल से अवतरित है, परिमल से अवतरित है। यह वातावरण प्रधान रचना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बादल राग की रचयिता कौन है, तो बोले सर बादल का राग निराला। बादल का राग निराला कैसे याद करोगे? बादल का राग निराला है, बादल का राग निराला है दोस्तों, बादल का राग निराला है। तो बादल राग की रचयिता निराला, और ये लंबी कविताओं में शामिल है निराला जी के, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अनीता दुबे जी। फिर यहां पर हम आ जाते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की यदि व्यक्ति मिलती है दोस्तों, तो बताना है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। तो यहां पर हमने पढ़ा था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को परिस्थितियों का विरोध ही नहीं सहना पड़ा, बल्कि कवि रूप में भी इन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, है ना। और कहा जाता है कि क्रांतिकारी कवि हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका काम निराला होता है, और क्रांतिकारी कवि सबके बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलते, वे अपने रास्ते बनाते, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी कहा जाता है। और धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, तो वो मिलती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों, आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी लोग लाइक कर देना। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उपर्युक्त पंक्तियां ये त्रिपाठी निराला जी की हैं, है ना, और राम की शक्ति पूजा से ये ली गई हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। इसमें मौजूद हताशा की, पराजय की, अकेले रह जाने की पीड़ा, निराशा का बोध कराती हैं। यह निराला ने राम के ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी गूंज को प्रदर्शित किया है इस कविता में। ठीक है, अब मुक्त छंद के प्रणेता कौन है दोस्तों? मुक्त छंद के प्रणेता कौन माने जाते हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। कौन माने जाते हैं? निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रख लेना कि सर अगर मुक्त छंद की बात करोगे तो हम शांत नहीं रहेंगे, कमेंट में जरूर लिखेंगे कि निराला माने जाते हैं मुक्त छंद के प्रणेता। मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं दोस्तों निराला। और आपने बिल्कुल फटाक से कमेंट में लिख करके बताया है विकास जाट जी कि निराला इसका सही उत्तर हो जाएगा। निराला, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, और निराला की कविता का समारंभ मुक्त व्रत से हुआ है। और जूही की कली निराला के मतानुसार 1916 उनकी पहली रचना है, और यह मुक्त व्रत में है। मुक्त व्रत में छंदोबद्ध रचना की तुक, मात्रा आदि अवरोधक तत्व निःशेष हो जाते हैं। ठीक है, तो ये निराला जी की आपको याद रख लेना। निराला की जूही की कली उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन भी आया है। और यहां पर 57 का आपका राइट आंसर होगा मुक्त छंद का, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर जिन्होंने टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। रबड़ छंद या फिर केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया? दोस्तों अब कैसे याद रखोगे? बोले सर अभी तक तो हमने वर्णिक छंद पढ़ा था, मात्रिक छंद पढ़ा था, मुक्त छंद भी पढ़ लिया, लेकिन ये रबड़ छंद और केंचुआ छंद कहां से आ गए? ये तो बिल्कुल निराले नाम है, ये तो बिल्कुल निराले नाम है। तो केंचुआ छंद किस कविता की कविताओं को लक्ष्य करके कहा जाएगा? धूमिल की निराला? बताओ जल्दी से। बोले सर निराला, क्योंकि ये छंद के नाम निराले ही हैं, रबड़ छंद या केंचुआ छंद, तो ये निराले हैं। तो निराला यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जिसने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, 58 का सी नंबर, है ना। रबड़ छंद या केंचुआ छंद निराला की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया। मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए रबड़ छंद, केंचुआ छंद, कंगारू छंद इत्यादि नाम इनको दिए गए। ठीक है, तो ये बता देना ये छंद के बिल्कुल निराले नाम है। अभी तक तो बोले मैंने मात्रिक पढ़े थे, वर्णिक पढ़े थे, लेकिन ये केंचुआ छंद भी आ गया, है ना। तो जल्दी से बताना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत को मुक्त छंद को हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय है। जयशंकर प्रसाद ने कुछ कविताएं मुक्तक छंद में रची,
जैसे पैसोला की प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से मुक्त छंद को स्वीकार ना कर सके। अब आपको बताना है कि निराला की अंतिम कविता कौन सी है दोस्तों। निराला की अंतिम कविता बताना है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति या फिर पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो निराला की अंतिम कविता बोले सर अंतिम की जब बात करते हो तो क्या हो गया, दीपक बुझ गया, बुझ गया तो बुझा हुआ, बुझ गया तो बुझा हुआ, इनकी अंतिम कविता है थी दोस्तों। और अंतिम की बात होती है, अपन बोलते ना कि दीपक बुझ गया अब तो, है ना, तो ये अंतिम में बुझा हुआ, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ, तो ये बुझा हुआ आएगा, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे याद करोगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में, अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है, दंड निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में, है ना, दिक निर्णय। अब आपको 1961 में लिखी गई पत्रोत्कंठित में एक पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसे असाधारण मानव तरह भीष्म सरों के कठिन सेज पर। ठीक है, तो ये 1961 में ही इनका क्या हो गया था दोस्तों, देहांत हो गया था। किसका हो गया था, निराला जी का, पिंकी शर्मा जी, है ना। और प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है तो किससे है, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव, है ना, पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है। बोले सर एक बात बोले कि मुक्त छंद के प्रणेता तो माने जाते हैं कौन माने जाते हैं, निराला जी माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहां पर स्वतंत्र की बात हो रही है और वो उन्होंने बोले छंद मुक्त, छंदों से मुक्त, है ना, स्वतंत्र। तो प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव, ये स्वतंत्र देख लेना, प्रिय स्वतंत्र, और ये किसकी है, ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, है ना। तो आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, है ना, ये इसको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है फिलहाल कि निम्न में से निराला की व्यंग परक कविता कौन सी है। व्यंग परक कविता बताना है, व्यंग परक कविता तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति या तोड़ती पत्थर। अब एक चीज बताना दोस्तों, आपने देखा होगा कभी कभी कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, खराब काम करते हैं, है ना, समाज में खराब काम करते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं लोग, व्यंग्यपूर्ण बोल देते हैं कि वो तो यार कुकरमुत्ता है, ऐसे बोलते हैं ना, कुकरमुत्ता या कुकर्मी है, इस प्रकार से व्यंग करते हैं। तो व्यंग परक कविता भी कौन होगी, सरोज स्मृति या कुकुरमुत्ता, कौन सी होगी, बी नंबर, ये व्यंग परक होगी, व्यंग रूप में इसकी रचना हुई है, यानी बी नंबर इसका बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा 1941 ईस्वी में रचित व्यंग परक कविता है और जिसका मूल स्वर है प्रगतिवादी। यह निराला के काव्य संकलन नए पत्ते में संकलन है ना। ये नए पत्ते निराला जी का काव्य संकलन है, इसको भी याद रख लेना है। और नए पत्ते को कैसे याद रखोगे, बोले सर नए पत्ते की बात आई है तो ये नए पत्ते निराला जी का काव्य संग्रह माना जाता है, काव्य संकलन माना जाता है ना। और आपने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि वृक्ष में जब नए पत्ते आते हैं, जब वृक्ष में नए पत्ते आते हैं तो निराले ही होते हैं, निराले ही होते हैं, अच्छे लगते हैं, है ना। निराले होते कि नहीं, अब देख के आना कि कहां आते हैं वृक्ष में पत्ते नए, निराले है कि नहीं है। सन ने बोला था तो नए पत्ते कैसे होते हैं, निराले होते हैं, निराले। तो नए पत्ते काव्य संग्रह भी किसका हो जाएगा, निराला का हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का। बोले सर जब निराले की बात है तो निराले ही का होगा, है ना। अब आपको बताना है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कह दिया, सूक्ष्म का विद्रोह कह दिया तो किसने कह दिया। और यहां पर बहुत ही बढ़िया परिभाषा दी है छायावाद की कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति, ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, तो ये कहा दोस्तों नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र जी ने, है ना, डॉक्टर नगेंद्र जी ने। डी नंबर आप याद रख लेना, डी नंबर। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख कृतियां रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्य सिद्धांत, काव्य में उदात्त तत्व, है ना, काव्य बिंब, नई समीक्षा, ये मानी जाती है नगेंद्र जी की दोस्तों रचनाएं, कृतियां।
ठीक है। अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हम देखते हैं यहां पर कि महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये किसके अनुसार? महादेवी जी ने कहा था, है ना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त बाग विलास रहस्यवाद है और यही छायावाद है। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा बोल रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त बाग विलास रहस्यवाद है और यही छायावाद है ना। शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट के आगे की चीज छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद की आगे की चीज रहस्यवाद है। और जब बोलते हैं ना कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, तो यही क्या है? छायावाद है ना। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, नगेंद्र जी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र ने ये कहा था, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है, नगेंद्र जी ने कह दिया छायावाद को, ये याद रख लेना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये नगेंद्र जी ने कहा था। नगेंद्र जी ने, है ना, कह दिया कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगला यहां पर देखते हैं, यहां पर है इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि कौन नहीं है? और जो भी साथी कोर्स खरीदना चाहते हैं ऐप पर जाकर के वो 20 तारीख के पहले खरीदेंगे, 20% डिस्काउंट है 20 तारीख तक, है ना। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है वो बताना है। तो बोले सर उत्तर छायावादी काव्य की बात कर रहे हो तो रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, बच्चन हैं, नरेंद्र शर्मा हैं, लेकिन कौन नहीं है? रामकुमार वर्मा नहीं है। रामकुमार वर्मा नहीं है, यानी बी नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ए बी नंबर सही होगा। रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनके रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रह में छायावादी पद्धतियां संकलित हैं। तो इनको सभी लोग याद रखेंगे, छायावाद में रामकुमार वर्मा जी को, है ना। और फिर बढ़ते हैं यहां पर आगे, और यहां पर जब हम आते हैं कि छायावाद के प्रथम सर्ग के कवियों में राम नरेश त्रिपाठी, नवीन, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा। छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, है ना, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र और प्रभात आरसी प्रसाद सिंह, है ना। ये माने जाते हैं दोस्तों छायावाद से संबंधित प्रथम और द्वितीय कवियों में। और अब हम पढ़ने वाले हैं प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद में जल्दी से बता दो कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। पहला प्रश्न यही है आपका। प्रगतिवाद की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और आपको पता है कि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी रचना युगांत से प्रगतिवाद की घोषणा की थी। बोले अब छायावाद के युग का अंत और अब प्रगतिवाद चालू। और प्रगतिवाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत याद रख लेना। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति बताना है साथियों। और हमने पढ़ी थी कि जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित माने जाते हैं, है ना। और आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, तो उस धारा को कहा जाता है क्या? प्रगतिवाद। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। और अब प्रगतिवाद को सिर्फ प्रगति से जोड़ना है दोस्तों, प्रगतिवाद को प्रगति से जोड़ना है। छायावाद को छाया से जोड़ा, आधा याद हो गया, प्रगति को प्रगति से जोड़ देना, आधा याद हो जाएगा। 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं, है ना। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है। अब आप जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता, ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है काव्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल से सुमन, इनको याद रख लेना। एक कवि पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है। प्रगतिवाद के तो अवश्य पूछे जाते हैं। तो नागार्जुन प्रगतिवाद, केदारनाथ प्रगतिवाद,
शिव मंगल से सुमन प्रगतिवाद, है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवाद। अब आप बताओ दोस्तों कि अब आपकी प्रगति होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? बोले सर सारे भगवान आ गए जिनके माध्यम से हमारी भी प्रगति होगी। देखो आप केदारनाथ के दर्शन करने जाओ आपकी प्रगति होगी, है ना, आप शिव जी के दर्शन करने जाओ आपकी प्रगति होगी, आप गजानन के दर्शन करो आपकी प्रगति होगी, और दोस्तों अंत में तो आपको मुक्ति मिल गई तो आपकी प्रगति हो गई फिर, है ना। तो नागार्जुन याद रख लेना, केदारनाथ बोले सर केदारनाथ के दर्शन करेंगे तो प्रगति होगी कि नहीं? मैंने कहा होगी। शिव जी के करेंगे तो होगी, होगी, है ना। तो शिव मंगल से सुमन, गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना, ये मुक्तिबोध और नागार्जुन, ठीक है, ये माने जाते हैं प्रगतिवादी। कभी इनको थोड़ा सा याद रखो। मार्क्स का प्रभाव है मार्क्सवाद का, वैसे प्रयोगवाद कविता पर फ्रॉयड का प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण भी कहा है। तो याद रख लेना प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। अब आप कभी नहीं भूलोगे, कैसे नहीं भूलोगे? बोले सर प्रगति की बात कर दी आपने, तो मैं शिव की पूजा करूंगा तो प्रगति होगी, है ना, और मैं क्या करूंगा, केदारनाथ जाऊंगा तो प्रगति होगी, मैं गजानन की पूजा करूंगी तो प्रगति। यही तो होता है, सब लोग जाते हैं भगवान के पास, भगवान मैं आपकी पूजा करूंगी, सेवा करूंगी, पीजीटी एग्जाम पास हो जाए, है ना, यही करते ना, तो आपकी प्रगति निश्चित होती है जब आप भगवान की पूजा करते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार से करना है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो बताना है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो बताओ, दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, व्यक्तिक यथार्थ है, या फिर यथा स्थितिवादी। अब एक देखना यहां पर कैसे पढ़ना है आपको, याद रखो कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो प्रगति एक व्यक्ति चाहता है कि पूरा वर्ग चाहता है, पूरा मानव वर्ग चाहता है कि एक व्यक्ति चाहता है? जल्दी बताओ। बोले सर एक व्यक्ति नहीं, जितने क्लास में देख रहे हैं वीडियो, पूरा वर्ग चाहता है कि प्रगति हो, तो प्रगति काव्य की सृष्टि होगी तो क्या होगी, वर्ग चेतना प्रधान होगी कि व्यक्तिक यथार्थ होगी? कैसी होगी? बोले सर वर्ग चाहता है पूरा तो वर्ग चेतना प्रधान होगी, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, बी नंबर, ठीक है। इसको याद रखेंगे। द्वंदात्मक भौतिकवाद, द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? अब एक चीज बताना, क्या बताना कि सर द्वंद्व बहुत होता है, प्रगति करना है तो द्वंद्व बहुत होता है। कैसे होता है कि कैसे प्रगति की जाए, यहां से प्रगति होगी कि वहां से होगी, और बहुत सारे लोग कंपटीशन में खड़े होते हैं, है ना। तो प्रगति में द्वंदात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो ये आधार है प्रगतिवाद का, प्रगतिवाद का, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रगतिवाद में अगर प्रगति करनी है, विकास करनी है, तो इसमें द्वंद्व बहुत मिलेगा आपको। तो ये प्रगतिवाद की है, बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे, आगे बढ़ना है, इस प्रकार से पढ़ते रहना है, और जब आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो आप भूल नहीं पाओगे। प्रगतिवाद का उदय छायावाद की समाप्ति के काल में सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन द्वंदात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दास्ता देश में एक ओर पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी, तो दूसरी ओर जन सामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवादी साहित्य आंदोलन आरंभ हुआ। वर्ष 1935 में एम फास्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। कहां पर हुई दोस्तों? ये पेरिस में हुई, है ना। कैसे? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना पेरिस में 1935 में हुई, ठीक है, याद हो गया। प्रथम अधिवेशन हुआ, यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। अब यहां से क्वेश्चन अवश्य बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना 1936 में, ठीक है ना। स्थापना की जिनमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। ये जब स्थापना हुई तो इसमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर इसमें शामिल थे स्थापना में, और 1936 में एक की गई दोस्तों। और डॉक्टर मुल्कराज और सज्जाद जहीर
आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ, है ना। और प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की जो है प्रतिक्रिया निहित। तो आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? सबसे पहले तो यही याद रखना है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1936 में। कहां हुई? लखनऊ में हुई। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। प्रेमचंद, इसको भी आपको याद रख लेना है। और यहां पर बताना है कि दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी पेरिस में, वो कहां पर हुई थी? पेरिस में। और 1935 में हुई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। और भारतीय तो आपको 36 में पता चल गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रगतिवाद का आधार क्या है, यानी कि उत्तर बताना है 4 का। प्रगतिवाद का आधार क्या है? रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या होता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 में? और प्रगतिवाद का जो आधार माना जाता है वो माना जाता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या माना जाता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद माना जाता है। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, ये बताना है आपको। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? ये राष्ट्रीय है या फिर अंतरराष्ट्रीय है, राज्य स्तरीय है या फिर हिंदी भाषी प्रांतीय है? आपको पता है कि 1935 में दोस्तों ये संस्था खुली थी। कौन सी? प्रगतिशील लेखक संघ की 1935 में। और ये अंतरराष्ट्रीय संस्था थी। कैसी थी? अंतरराष्ट्रीय संस्था थी, जिसकी शाखा 1936 में भारत में भी खोली गई, है ना। और इसका जो दोस्तों मुख्यालय था, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और 1936 में ये हुआ था, है ना। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बताना है प्रेमचंद थे। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद, नागार्जुन, राही मासूम रजा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहां पर कुरैशी जी बिल्कुल सही आंसर होगा कि सर प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद यानी कि आपका जो ए नंबर है प्रेमचंद बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर जिनने बताया है बिल्कुल सही है। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं। अधिवेशन प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन से संबंधित, इसकी स्थापना से संबंधित। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 8 में बताना है आपको कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? तो देखो यहां पर 1935 ऑप्शन में नहीं आया। यहां पर 1935 जो अंतरराष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जहां आपको कंफ्यूजन होता वो ऑप्शन में नहीं आया। तो आपको ऑप्शन टिक करना है। कौन सा करोगे? बोले सर प्रगति लेखक संघ की अगर बात हो रही है तो ये 36 में हुई। कब हुई? 36 में। और यहीं से प्रगतिवाद का उदय होता है ना। कब से? 1936 से ही होता है। और ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। अब यहां पर लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो ये तो हो गया कि सर 1936 में प्रेमचंद जी को बनाया गया था। बड़े प्रेम से इन्हें बना दिया गया। बोले आप प्रगति करो। और आपको पता है कि प्रगति प्रेम से ही होती है, लड़ झगड़ के प्रगति नहीं होती। प्रगति कैसे होती है? प्रेम से होती है। तो प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष भी कौन होंगे? झगड़ालू व्यक्ति होगा कि प्रेमचंद होगा? प्रेम करने वाला तो प्रेमचंद होंगे, है ना। इस प्रकार से याद रख लेना। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई थी दोस्तों। लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद के, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद या सज्जाद जहीर या फिर नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो किसके प्रयत्न से हुई थी? तो यहां पर उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, है ना। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। 10 का आंसर। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। छायावादी
रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव या उपरोक्त सभी, यानी कि 11 का उत्तर बताना है हमें। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? किसका योगदान है शिव कुमार जी, नीलम जी? उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड कर लेना। और प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो वो है दोस्तों उपर्युक्त सभी का, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर सही है कुरैशी जी, सभी का योगदान है ना। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? कौन सा विचार अमान्य है? 12 का आंसर बताना है। यथार्थवाद अमान्य है, रूपवाद अमान्य है या फिर समाजवाद? कौन सा विचार अमान्य माना जाता है प्रगतिवाद के अंतर्गत? तब आपका राइट आंसर यानी कि 12 का बताना है। और 12 में आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो अमान्य है रूपवाद, है ना। याद रख लेना, प्रगति किसी का रूप नहीं देखती, प्रगति किसी का रूप नहीं देखती, है ना। रूप कैसा भी हो प्रगति तो होती है। तो ये प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? बोले सर रूपवाद अमान्य है, क्योंकि प्रगति रूप नहीं देखती, कैसा भी रूप हो प्रगति तो होती है। तो बी नंबर ये रूपवाद अमान्य है। ठीक है, समाजवाद चलता है, यथार्थवाद चलता है, पदार्थवाद चलता है, लेकिन रूपवाद बस नहीं चलता प्रकृति में, है ना, प्रगतिवाद में। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। फिर बढ़ जाते हैं आगे। आगे जब बढ़ते हैं तो यहां पर देखना कि प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद शामिल हैं। प्रगतिवाद के संबंधी मत में चंद्रबली सिंह का मत है कि विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवाद आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही, अतः स्पष्ट है कि प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है ना। अब आपको बताना है 13 का आंसर। 13 मेरा का चक्कर है, अच्छे से बताना, प्रश्न भी थोड़ा सा अच्छा है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो कौन सी नहीं है? प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना। तो अब आपको बताना है यहां पर कि प्रगतिवाद की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। बोले सर प्रगतिवाद की अगर बात कर रहे हैं तो यथार्थवादी इसमें चलती थी, इसमें सामाजिकता तो थी, सामाजिकता का आग्रह था, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति थी, शोषण वर्ग के प्रति क्या थी? घृणा थी, जन सामान्य की जो लोक मंगल की भावना थी ये भी थी, लेकिन क्या नहीं थी? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ये विशेषता नहीं मानी जाती है, प्रवृत्ति नहीं मानी जाती किसकी? प्रगतिवाद की। तो उत्तर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही होगा। और प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध किया गया प्रगतिवाद में। ठीक है, मानवतावादी प्रवृत्ति थी इसमें मानवतावादी, अपन बोलते ना कि सर क्या धर्म करते हो, सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है ना, वही मानवतावादी प्रवृत्ति, है ना। शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण हुआ, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, है ना, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना एवं ईश्वर के प्रति अनास्था। ये दोस्तों क्या थी? प्रगतिवाद की विशेषताएं थी, है ना। तो ये आपको विशेषताएं भी पूछी जाती है कि निम्न में से बताइए कौन सी प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है या फिर है। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? 14 का आंसर बताना है आपको। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था, ये भी बताएंगे सभी लोग। किसका वास्तविक नाम था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वैद्यनाथ मिश्र। और आपको पता है कि मैंने कई बार आपको बताया है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को नांग काट लेता है, तो वो नांग काट लेता है तो कहां जाते हैं लोग? बोले सर वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम होगा? मुक्तिबोध की नागार्जुन का? किसका होगा? अगर नांग काट ले तो लोग वैद्य के पास जाते हैं, तो नागार्जुन का जो वास्तविक नाम होगा वो क्या होगा? वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र याद रख लेना। नांग काट ले तो कहां जाते हैं? वैद्य के पास। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, है ना। वे प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं।
इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के त्रोनी नामक गांव में हुआ था और आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा में इनका निधन हो गया था, है ना। और इन्होंने कहा था कि आओ रानी हम ढाएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। और नागार्जुन ने 1935 में दीपक तथा 1942-43 में विश्व बंधु पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। दीपक पत्रिका का किया था और विश्व बंधु पत्रिका का भी इन्होंने किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं भी की हैं। याद रख लेना, हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि वैद्यनाथ किसका वास्तविक नाम था? तो नागार्जुन का। यात्री नाम से मैथिली में रचनाएं करने वाले कवि कौन थे? तो नागार्जुन, है ना। और नागार्जुन नाम से जो करते थे हिंदी साहित्य में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र में माना जाता है ना। और नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला में भी काव्य रचना की है। और पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। मैं किसके लिए? पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनको भी याद रख लेना है ना। सभी लोग याद रखेंगे इनको, नागार्जुन के बारे में, है ना। थोड़ा सा और पढ़ते हैं यहां पर कि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां कौन सी हैं। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, है ना, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, है ना, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल और भस्मांकुर। इनकी कृतियां मानी जाती हैं, जिसमें से युगधारा पूछी जाती है। युगधारा ये नागार्जुन जी की है ना, ये पूछी जाती है, ठीक है। प्यासी पथराई आंखें ये भी पूछी जाती हैं, ठीक है। सतरंगे पंखों वाली ये भी पूछी जाती है। तालाब की मछलियां बोले सर नांग खा गया, तालाब की मछलियां नांग, तो नागार्जुन, है ना। हजार हजार बाहों वाली और पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था। और एक कविता हमने पढ़ी थी, उसने कहा था, कहानी, उसने कहा था कि मेरे पति की रक्षा करना युद्ध में, उसने कहा था कि मेरे पति की रक्षा करना युद्ध में। वो किसकी थी? गुलेरी जी की। और ये तुमने कहा था ये नागार्जुन जी की है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, है ना। तो इन रचनाओं को याद रखेंगे। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं दोस्तों? 15 का आंसर बताना है, नांग और अर्जुन। तो नागार्जुन किस वर्ग के कवि है बताना है जल्दी। और 15 का बताना है। बोले सर नांग की भी प्रगति होती है और अर्जुन ने भी प्रगति की थी, है ना, प्रगति की थी और धनुर्धारी बन गए थे। और तो प्रगति की थी, तो ये प्रगतिवादी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, है ना, होंगे। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बी नंबर, ठीक है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि थे? पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ना। तो इनको याद रखेंगे कौन सी काव्यधारा के थे। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? ये बताना है। 17 का आंसर बताएंगे सभी लोग। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चेतना देने वाले साहित्यकार कौन है? तो सर्वाधिक खुली चेतना देने वाले हैं तो वो है नागार्जुन, है ना। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चेतना देने वाले जो साहित्यकार हैं वो नागार्जुन है। और आपने देखा होगा कि जब अर्जुन भी ऐसे धनुर्धारी थे कि खुली चेतना देते थे, खुली चेतना, बोले खुली चेतना है ना। तो या खुली चुनौती देते थे कि नहीं। इसी प्रकार साहित्य में भी नागार्जुन, नाग और अर्जुन, यानी बी नंबर बिल्कुल सही, ठीक है। किस किस ने ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक? जल्दी से बताओ। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई तथा धमाकेदार तरीके से उठाया है उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया, है ना। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरों को सामने लाते हैं। पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते हैं। मजदूरों, किसानों एवं छात्रों के हित की बात को बड़े जोरदार ढंग से सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि
होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर से उन्हें कबीर की परंपरा के कवि मानते हैं। कबीर की परंपरा के कवि मानते हैं कौन? डॉक्टर नामवर से। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और अपना टाइम आज का हो चुका है। ठीक है, तो सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे और जो भी साथी चाहते हैं कि सर हमें कोर्स लेना है ना, तो वो कोर्स भी ले सकते हैं दोस्तों। और ये 20 तारीख तक 20% का जो ऑफ का कूपन है वो 20 नवंबर तक उस कूपन वो है, उसकी लास्ट डेट 20 तारीख है। तो मैंने आप लोगों को बता दी, जो भी चाहते हैं वो जरूर लें। ठीक है, और नेहा जिंदा जी अपनी ये क्रमबद्ध चल रहा है, अभी बीच में कैसे आ जाएगा। अभी अपन ने प्रगतिवाद पढ़ा, उसके बाद हम प्रयोगवाद पढ़ेंगे, नई कविता पढ़ेंगे, है ना, फिर अपना जो दोस्तों पद्य साहित्य गद्य साहित्य आएगा, है ना, उसको पढ़ेंगे। तो शिव कुमार जी, अशोक जी, श्याम पंडित और सानू सिंह जी, ठीक है, यशरत्ती, आशीष जी, अशोक रेबाटी, गोरा, सुमन जी, श्वेता, मोंसी, यशरत्ती जी, आरती, प्रदीप शर्मा, ठीक है, अनीता, ममता जी, दारसू, बाबू, श्वेता, अनीता जी, कल्पना जी, लीना, सरोज जी, है ना। तो आप लोग क्या करें, वहां पर मैंने बहुत सारी डेमो क्लास भी दी हैं, है ना। आपको स्टोर पर क्लिक करना है, ऐप पर जाकर के पिंकी शर्मा, बाल सुधा, राम गोपाल, किसी का कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रश्न में वो भी आप बताते जाना लास्ट में, क्योंकि 10 मिनट 5 मिनट आपके लिए ही रहते हैं लास्ट के, है ना। अंजलि, मनीषा, अनीता, अशोक जी, आशीष जी, डेली रात्रि 9 बजे अपनी ये क्लास लग रही है। खुशी जी और देवीलाल, नफीसा, मुस्कान जी, मोनिका जी, पूनम जी, ठीक है। वीडियो डला है, चैनल पर जाके देखो, सेल्फ स्टडी क्लासेस उस पर डला है। नेहा जिंदा, ठीक है, सुनीता जी, निशा जी, रौनक, सरोज जी, गोविंद, खुशी जी, राजेश, श्याम पंडित, अविनाश, दारसू जी, इसी प्रकार से आप लोग भी पढ़ा करें दोस्तों। जब हम दैनिक जीवन को अपनी पढ़ाई को दैनिक जीवन से जोड़ देते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है ना। अपने परिवार से जोड़ दो, अपने घर से जोड़ दो, अपने भगवान से जोड़ दो, अपने व्यवहारिक जीवन से जब जोड़ दोते और मस्ती से पढ़ोगे तो साहित्य आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो बोलते थे कि सर हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है साहित्य में, मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा साहित्य कैसे याद होगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें, है ना, और पढ़े रहें, मस्ती से पढ़ें। प्रीति जी, प्रदीप, भवानी शर्मा, खुशी जी, शंभू जी, अनीता जी, निशा जी, महिमा जी, टेक्नो दीपक, सोनू, सुनीता जी, कमल यादव। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड हो जाएगा भैया, इंस्टॉल करो, क्यों नहीं होगा। मयंक जी, रीनू जी, कुशवाहा, अनिल यादव जी, सोनू जी और सानू, मोनिका, संदीप जी, महेंद्र पाल, सभी को धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार से सभी लोग जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और ऐप को जो साथी चाहते हैं कोर्स लेना वो कोर्स भी ले सकते हैं, है ना। और हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं। कल्पना, धीमन, जानकी और जस कौर जी, ठीक है। पेमेंट वहीं से होगी, वहीं से आप गूगल पे से कर सकते हो, फोन पे से कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो वहां से, है ना। तो वहां पर आपको दोस्तों 300 रुपए का एक कूपन दिया गया है, यानी कि जो 1500 रुपए का कोर्स है वो आपका, जब आप कूपन को अप्लाई कर देते तो वो कोर्स आपको 1200 रुपए में दिखने लगेगा। और जो भी साथी चाहते हैं कि हमें कोर्स लेना है वो हमसे भी चैट कर सकते हैं वहीं पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल विमलेश जी, जानकी, ओटीपी आपके उसी नंबर पर आएगा। जब आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो उसमें ओटीपी आता है, ओटीपी डालो उसमें, है ना, और वो वेरीफाई हो जाता है फिर। तो जिनके पास लिंक नहीं आता, प्रदीप जी ग्रुप से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, जहां पर रोज टेस्ट होता है। रवि सर टेस्ट करवाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ। सुषमा ठाकुर, टेस्ट जुड़ जाओ, नीचे नंबर चल रहा है तो आप हाई लिख कर भेजेंगे तो आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप ग्रुप से जुड़ो, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो, जहां पर क्विज टेस्ट रोज होता है, उससे आप जरूर जुड़े, ठीक है। महेंद्र पाल, पूनम जी,
ठीक है, तो सभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।